वेस्ट की आपने नाराजगी मोल ले ली, आप कितना दिन चल पाए? Pakistan is an out and out consumer country. It has nothing to offer to the world. It is dependent on the charity of the world. आप चैरिटी पे डिपेंडेंट हो ग्लोबल पावर्स की। वो अगर जीएसपी का स्टेटस हटा लें, आपके सारे जो एक्सपोर्ट है वो जीरो हो जाएंगे। तो कितना आप बचा लोगे ये ऑयल इंपोर्ट करके? उसमें आपको वेस्ट आपको कई बार 10 रुपए का नुकसान के लिए 90 रुपए का फायदा देखना पड़ता है। वेस्ट आपके लिए बहुत कुछ करता है। आपकी सैलरी की सारी जो ये है क्या नाम है वेपनरी है वो वेस्ट से है। सब कुछ चेंज करके आप ले आओगे चाइना से और उससे और वेस्ट की दुश्मनी मोल ले लोगे आप। इट विल नॉट बी दैट। ये इंटरनल कंजम्पशन के लिए है। नमस्कार। पाकिस्तान में पहुंचा एक टैंकर तेल, रशिया का सस्ता तेल, जिस पर मुबारकबाद दी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने। और यहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी तक अमेरिका पहुंचे नहीं है। वहां पे स्वागत भव्य होगा, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। अमेरिकी प्रशासन लगा है, उसके साथ साथ लोग भी लगे, इंडियन डायस्पोरा भी लगा है। आपको दिखाते हैं एक वीडियो जहां इंडियन डायस्पोरा ने एक मोदी थाली का इजाद किया। मोदी थाली वहां पे बेची जा रही है और ये नई चीज नहीं है। इससे पहले मोदी नाम की मोदी के कपड़े होते थे, मोदी की बहुत सारी चीजें होती थी। अब मोदी थाली इन अमेरिका। पहले मोदी थाली देखिए, फिर बात करेंगे। मोदी जी नमस्कार, मेरा नाम श्रीपाद कुलकर्णी, मैं एडिसन से न्यू जर्सी एडिसन से बात कर रहा हूँ। और हमने आपके लिए ये स्पेशल थाली बनाई है इंडियन कम्युनिटी के डिमांड पे। ये मोदी की थाली है। तो इसमें हमने बनाया है खिचड़ी, फिर बनाया रसगुल्ला, सरसों का साग, दम आलू कश्मीरी, इडली, मराठी ये है कोथिंबीर वड़ी, फिर बनाया है ढोकला, छाछ, पापड़। ये सब हमने आपके लिए बनाया है और ये हमारे लोगों ने ट्राई भी किया है और इनका रिएक्शन आप पूछ लो। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। राइट। ये जो दो कंट्रीज का एटीट्यूड है, यानी कि दो कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स का एटीट्यूड है। एक टैंकर तेल में खुश हो जाता है, दूसरे को वहां पे भव्य स्वागत, और साथ में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होने वाले हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, इनफैक्ट पीएचडी हैं ये, और पढ़ाते हैं इंडिया में। वर्ल्ड के कई कंट्रीज में रह चुके हैं, वही वर्ल्ड के कई कंट्रीज में रिसर्च कर चुके हैं, और एक लॉयर भी है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, पहली चीज ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जाएंगे, अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। क्या हम लोगों को ऐसे अचीवमेंट्स की आदत पड़ चुकी है, ये मोदी थाली पे बन गई, लेकिन पड़ोसी जो कंट्री है वो एक टैंकर पर खुश हो गया और ट्विटर पर बधाइयां दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। देखिए दादा, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। आपके शो में आना मेरे लिए बहुत प्रिविलेज की बात है। देखिए दादा, मैं आपको बताऊं, मैं कई साल यूरोप में रहा या इधर उधर भी रहा। तो मोदी जी के आने से पहले कोई हमारे पॉलिटिशियंस के बारे में या पॉलिटिकल हैपनिंग के बारे में या जो इंडिया में हो रहा कोई जानता नहीं था। मगर मैंने खुद पीएचडी अपनी जब जर्मनी से की, मैं 2018 की बात बता रहा हूँ। मैं अपने प्रोफेसर के पास किसी पीएचडी के टॉपिक के सिलसिले में मिलने गया। हमारी बात काफी लंबी चौड़ी हुई, 1 घंटे तक मैं बैठा रहा उनमें। उसमें उन्होंने 40 मिनट तक मुझसे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात की, और मैं ये बात बता रहा हूँ आपको जर्मनी के एक प्रोफेसर की, और काफी रिनाउंड प्रोफेसर है। तो मोदी जी ने अपनी जो पहचान है वो तो महसूस करा दी थी। मैं आपको अब एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे अभी यहाँ आने से पहले मैं एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। तो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी में मेरे जो डीन थे वो एक ग्रीक सिटीजन थे। तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया उनके टीवी पे वो समाचार सुन रहे थे ग्रीस में, और ग्रीस के जो थे होम मिनिस्टर वहाँ मौजूद थे। तो उनसे जो न्यूज़ एंकर था उसने क्वेश्चन पूछा कि भाई आपको आज की डेट में सबसे इफेक्टिव फॉरेन मिनिस्टर या सबसे इफेक्टिव जो डिप्लोमेट है वो कौन लगता है? तो उन्होंने कहा कि एस जयशंकर। ये है पूरी दुनिया में, ये है मोदी जी की जिसे कह लीजिए फेम। मोदी जी ने इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया ही नहीं बल्कि इंडिया को वर्ल्ड मैप पे ला दिया। नाउ ही इज अ पर्सन पीपल लुक अप टू। ही प्रोवाइड सोल्यूशन। वो दुनिया को सोल्यूशन देते हैं, वो दुनिया को मार्गदर्शन देते हैं। उनकी ये दशा हो चुकी है। लोग मोदी साहब को सिर्फ ये नहीं देखते कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। लोग मोदी साहब को ये देखते हैं कि ये ह्यूमैनिटी के प्रधानमंत्री हैं।
ये दुनिया को एक रास्ता दिखा सकते हैं, ये दुनिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की गट्स रखते हैं। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले नोबेल के डिप्टी लीडर, नोबेल प्राइज़ कमिटी के डिप्टी लीडर थे, उन्होंने भी सेम बात कही कि मोदी जी ने जो रोल प्ले किया रशिया को यूक्रेन में न्यूक्लियर वेपन न यूज़ करने के लिए, वो एक सराहनीय कदम है और वो एक बहुत प्रबल दावेदार हैं, हो सकते हैं नोबेल प्राइज़ के लिए। तो मोदी जी बहुत आगे, इवन यूएस जो है इट कैन नॉट अफोर्ड मोदी जी को इग्नोर करना या मोदी जी को इस तरीके से वर्ल्ड सेंटर स्टेज में ना इन्वॉल्व करना, वर्ल्ड जिसे कह लीजिए कि डिफरेंट हॉटस्पॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है। तो ये जो रेयर अपॉर्चुनिटी उनको मिल रहा है, ही विल बी द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया एंड थर्ड पर्सन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो कि 2 बार जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस को यूएस की वो संबोधित करेंगे। ये हमारे लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है कि एक साधारण से घर का बेटा जो डेमोक्रेसी की वजह से, हमारे लोकतंत्र की वजह से भारत के सर्वोच्च पद पे, सर्वोच्च शक्तिशाली नेता बना और उसको दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था ने बुलाया है अपने एड्रेस के लिए। क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से भी ज़्यादा ताकतवर यूएस की कांग्रेस है। तो ये बात आप जान लीजिए, तो इसने तो ये बात तय कर दी कि मोदी जी का स्टेचर आज के ज़माने में किसी का नहीं है। अब आई बात पाकिस्तान। जी, आप राइट। बहुत सारी डिफेंस डील्स भी ऑन द कार्ड्स हैं जो कि हमें पता लग रहा है। एक तो इंडिया के जो ड्रोन्स की खरीदारी थी, वो प्रेडेटर ड्रोन्स, साथ में जी के इंजन, 22,000 करोड़ की डील्स हैं। साथ में इंडियन डायस्पोरा को भी 23 तारीख को वॉशिंगटन में प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे वो एड्रेस करेंगे। और एक नया ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बन रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये एक जो डील होंगी, जो जो डिफेंस डील्स होने जा रही हैं, ये वन इंजन है और ये डिफेंस डील्स कुछ सिग्निफिकेंट होंगी या कुछ ऐसी अर्थ ब्रेकिंग डील्स आ रही हैं जो कि इससे पहले कभी नहीं होती और अब इंडिया और अमेरिका रिलेशन एक नए रास्ते की ओर जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो आप दादा अगर इन डील्स का नेचर देखें, अब भारत इसको कंज्यूमर नहीं ले रहा है। अब जो अमेरिका ने डील किया, वो ऑफर किया मोदी जी को कि आप आइए, हम नई टेक्नो इकोनॉमी साझा डेवलपमेंट रिसर्च का काम करेंगे। अब गॉन आर द डेज जब इंडिया वाज अ बायर एंड अमेरिका वाज अ सेलर। अब तो बात आ रही है कि साथ मिलके हम इवॉल्व करें, साथ मिलके नई टेक्नोलॉजी पे काम करें, क्योंकि पहले जब आप बायर होते थे तो वो आपको अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से 1 या 2 जनरेशन पुरानी टेक्नोलॉजी दिया करते थे, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं देते थे। आज वो दशा नहीं है। आज मोदी जी ने भारत को उस स्थान पे पहुंचा दिया कि जो बिडेन ने कहा कि आप आइए मोदी जी, हम लोग टेक्नोलॉजी में, स्पेस में, इकोनॉमिक्स में हम साझा नई चीजों का इजाद करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। उसके लिए हम भारत की जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका उपयोग करेंगे। ये है मोदी का पावर। आज वो मोदी जी डील नहीं करने गए कि हमको परचेज करना है और उनको सेल करना है। आज मोदी जी बराबरी की सतह पे ये कहेंगे कि हम एक साथ नई टेक्नोलॉजीज का सृजन करेंगे और नई टेक्नोलॉजीज में एक दूसरे का हाथ बटाएंगे। तो ये है, नेचर ऑफ डील हैज कॉम्प्रिहेंसिवली चेंज्ड। Modi ji is being looked upon as someone who can really give West जिसे कह लीजिए कि क्रैश, कि वो मोदी जी के सहारे जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है या वो इंडो पैसिफिक है उसको लूज करना नहीं चाह रहे हैं, बिकॉज हॉस्टिलिटी जो इंडो पैसिफिक में है या साउथ चाइना सी में उतनी बढ़ चुकी है और इतना इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है वो और हॉस्टिलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि अगर इंडिया भी उनके हाथ से जाता है तो फिर जो बल्क ऑफ द ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड, वो सी रूट से होता है। और ये जो रूट है आपका इंडो पैसिफिक, यहाँ से कम 70% या 50% का ट्रेड दुनिया का इस ट्रेड रूट से होता है। अगर अमेरिका लूजेज इट्स फुट होल्ड या यहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं रहता है, बल्कि चाइना की दादागिरी चलती है या लोकल रूल्स के हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट किया जाएगा, तो अमेरिकन ट्रेड और अमेरिकन कॉमर्स के लिए अच्छी न्यूज तो नहीं है। सो दे कैन नॉट अफोर्ड। और आपको याद होगा ज्यादा, जब 2016 में मोदी जी ने अमेरिकन जॉइंट कांग्रेस को एड्रेस किया तो उन्होंने एक बात कहा था कि समय आ गया है कि हम दोनों को अपनी ये जो हिकअप्स हैं, वी शुड श्रग इट अवे, हमें इनको छोड़ देना चाहिए। और ये जो हेजिटेशंस होती थी इंडिया और अमेरिकन रिलेशनशिप में, बिकॉज कभी उनको हम पे ट्रस्ट नहीं था, कभी हमको उन पे ट्रस्ट नहीं था, उन्होंने कहा तब समय आ गया कि हम इसको पीछे छोड़ दें। और अमेरिका उनकी इस स्टेटमेंट को बहुत सीरियसली लिया गया था उनको अमेरिका में कि हाँ भाई,
अब समय आ गया है कि हम अपनी जो पुरानी एक डिस्ट्रस्ट है उसको उसको एक-दूसरे के ऊपर छोड़ दें। और ये डील आप इन डील का नेचर पुराने डील के नेचर की तरह नहीं है, ये डील बराबरी की है, ये डील जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है रादर देन समवन बीइंग अ सेलर एंड अदर बीइंग अ कंज्यूमर, वो वाली डील नहीं है दादा। 4 दिन की ये जो विजिट है, ये 21 तारीख से शुरू होगी और इसमें एक और चीज है। जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन 22 तारीख को स्टेट डिनर होस्ट करेंगे। कितनी बड़ी अचीवमेंट, कितना बड़ा ये वो है। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि कोई स्टेट डिनर होस्ट किया गया है किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए। मेरे को याद नहीं आ रहा, हो सकता है किया गया हो। हाँ, मुझे एक याद है कि मनमोहन सिंह जी ने स्टेट डिनर दिया था यहाँ पे जब ओबामा आए थे। तो उस समय मैडम गुलशन कौर भी सामने थी और उन्होंने बोला था कि ये स्टेट डिनर हमारा होस्ट किया हुआ। ऐसा मैंने कोई देखा नहीं कि उस साइड कहीं हुआ हो। ये बहुत रेयरली होता है। हाँ, हालांकि अब तक कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर कैंप डेविड नहीं गया और ये भी इस बार नहीं जाएंगे। कोई नहीं गया, ये भी नहीं जा रहे, लेकिन ये जरूर है कि स्टेट डिनर भी एक बड़ी इज्जत होती है किसी कंट्री के लिए। जब कोई बहुत बड़ा डिग्निटरी आता है ना, तभी ये होता है। क्या उम्मीद है आपको इस ट्रिप से? देखिए, मैं जहाँ तक स्टेट डिनर की बात है, मुझे हो सकता है कि मैं थोड़ी-सी मेरी मेमोरी इधर-उधर हो, लेकिन मुझे याद है 2016 के या जब भी लास्ट बार जब मोदी जी गए थे यूएस में ओबामा के समय में, तो भी उनको ओबामा जी ने स्टेट डिनर दिया था। उस समय वो मुझे ओके, याद है, वो उस पे थे, व्रत थे। नवरात्रि का 9 क्या दिन का व्रत रखा था, तो ओबा ओ ओ वो स्टेट डिनर था क्या? वो ऐसा ही नॉर्मल डिनर नहीं था? मतलब मीटिंग्स के साथ एक डिनर अलग होता है और स्टेट डिनर अलग होता है। मेरे ख्याल से शाम को स्टेट डिनर था, हो सकता है कि वो मीटिंग डिनर हो, उसको मुझे कन्फर्म मुझे करना याद नहीं, पड़ेगा। मैं इसीलिए आपको नहीं, बोल रहा हूँ, मैं मुझे भी याद एक्चुअली नहीं है। हाँ, नहीं हो सकता है बिकॉज़ मैं भी इस पे कन्फर्म नहीं हूँ ज़्यादा। लेकिन मुझे इतना याद है मैंने ये पढ़ा था कि मोदी जी उन दिनों नवरात्रि चल रही थी और वो नहीं खाए थे कुछ भी, तो ओबामा जी ने कहा था कि मुझे डिनर पे बुला के बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, मिशेल ओबामा उन्होंने कहा था। देखिए, क्या? मोदी जी के लिए तो शुरू से ना मील का पत्थर साबित, जैसे आप पीछे देखें ये यूएस गए हैं, एक बार ओबामा के समय में, एक बार ट्रम्प के समय में, ठीक है ना? और ट्रम्प ने जो पहला स्टेट विज़िट जो फॉरेन गेस्ट रिसीव किया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो मोदी जी को रिसीव किया था जब वो राष्ट्रपति बने थे। दूसरी चीज़ आप ये देख लें कि हर राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री भारत का जा ही रहा है और इस बार तो जो उनको बुलाया गया, चूँकि बिडेन साहब के शपथ ग्रहण के बाद तो वो नहीं हो पाया था इस तरीके का कोई विज़िट बिकॉज़ कोरोना आ गया था और भी बहुत सारी मुश्किलें थी। तो अमेरिका ने इसको सुधारा और उसके बाद ना सिर्फ़ इनकी स्टेट विज़िट करवाई बल्कि इनको जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस को एड्रेस करने का मौका भी दिया। तो देखिए मोदी जी के लिए कई मील के पत्थर तोड़े गए हैं। जब पहली बार गए थे ओबामा जी ने आउट ऑफ टर्न जाकर के अपनी गाड़ी पे इनको बैठा करके ले गए थे और याद है आपको ज़्यादा वो कोई उनका पार्क था, उस पार्क में उन्होंने विज़िट करवाई थी, वो बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ थी, उनको दिखा रहे थे ये वो। जबकि वो पार्ट ऑफ प्रोटोकॉल नहीं था, ना ही वो पार्ट ऑफ कोई आइटिनरी था जिसमें कि मोदी और ओबामा को साथ में जाना था उस पार्क के अंदर में। तो मोदी जी के लिए वेस्ट वेस्ट ने आउट ऑफ द वे जाकर के, खासकर अमेरिका ने आउट ऑफ द वे जाकर के चीज़ें की हैं। हो सकता है कि वो कैंप डेविड में ना गए हों और वो कोई बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट की चीज़ तो है नहीं, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पर अगर डिस्प्यूट होते हैं तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए कैंप डेविड रखा जाता है। जैसे आप देखें जब मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब इंडिया पे उसका अटैक हुआ था पाकिस्तान का हमारे यहाँ कारगिल में, तो जो नवाज़ शरीफ भागे-भागे गए थे वो कैंप डेविड में ही गए थे क्योंकि 4 जुलाई का उस समय चल रहा था और वाजपेयी जी को फ़ोन किया गया था क्लिंटन जी के द्वारा कि आप आइए यहाँ पे प्रधानमंत्री आ चुके हैं पाकिस्तान के और हम लोग इस मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं। तो वाजपेयी जी ने कहा था कि आने का सवाल नहीं उठता जब तक हमारी 1 इंच भूमि भी पाकिस्तान के कब्ज़े में है तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, ये नवाज़ शरीफ से आप बोल दीजिए। तो अ, इंडिया को वू करने के लिए अमेरिका हैज़ गॉन आउट ऑफ द वे और अगर वो नहीं जाते हैं, चूँकि अमेरिका अगर मान लीजिए इंडिया को मिस आउट कर जाता है, तो ये पूरा एशियन कॉन्टिनेंट उनके हाथ से चला जाएगा क्योंकि अगर ये मिस आउट कर जाता है और रशिया समहाउ इज़ एबल टू क्रैक अ डील बिटवीन चाइना एंड इंडिया, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ना रशिया, चाइना, इंडिया, ये वेस्ट की हेजेमनी का या वेस्ट की सिग्निफिकेंट कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर पे बहुत बड़ा डेंट होगा। बिकॉज़ कि अभी तक का जो वर्ल्ड ऑर्डर बना है और इसके जो रूल्स बने हैं वो वेस्ट को प्रेफ़र करते हैं या वो वेस्ट सेंट्रिक है।
यहाँ तक कि इंटरनेशनल लॉ को कहा जाता है कि ये बेसिकली यूरोपियन लॉ का एक्सटेंशन है। यूरोपियन लॉ जो यूरोपियन नीड्स के हिसाब से बनाए गए थे, उनका एक्सटेंशन है, उन रूल्स को ये परिदर्शित करता है। अब ये अगर डील हो जाए और वो होगी बहुत आइडियल, अगर चाइना इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व कर ले और ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है कि इंडिया में डेमोक्रेसी है और चाइना में कम्युनिज्म है, इसलिए चाइना देखना नहीं चाहता, बिकॉज़ वो डेमोक्रेसी को नहीं लाने लाने देना चाहता अपनी सोसाइटी में, कम्युनिज्म के राज को वो इंटैक्ट रखना चाहता है। बट समहाउ अगर ये डील हो जाए कि इंडिया, चाइना एंड रशिया, they become a power, they become a major, they lose or they simply start working on their, जिसे कहते हैं ना, ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स पे जो हैं, तो इससे बढ़िया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वेस्ट इंडिया को हमेशा डिमोनाइज किया है। वेस्ट ने कभी इंडिया का साथ नहीं दिया। वेस्ट के सिलेबस में इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन ट्रेडिशंस के बारे में सारी घटिया बातें लिखी गई। आज हम पाकिस्तान को तो गालियां देते हैं कि वो हमारे बारे में क्या-क्या पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। आपको पता है, जब मैं जर्मनी गया था, जब मैं जर्मनी में था पीएचडी के दौरान दादा, तो मेरी एक मित्र थी, वो हमारी ही एज की थी, वो बताती थी कि उनके समय में स्कूल की किताबों में भी वही बातें लिखी होती थी, जो हमारे बारे में जो आज पाकिस्तान की किताबों में है, कि इनके यहाँ कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम बहुत इनइक्वालिटी का होता है और ये लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं और ये करते हैं। बहुत घटिया चीजें लिखी थी जर्मनी वेस्ट ने हमारी बारे में। इसीलिए आपको दिखता है कि ये जो वेस्टर्न मीडिया के जो अप्रोच है, वो हमारे लिए काफी विनोमस अप्रोच रहता है। दे हैव नेवर बीन सिंपैथेटिक टू द इंडियन कॉज। और उसका रीजन है कि उनकी ये मानसिकता कि यहाँ पे आप देखिए, कोई भी चीज होगा तो वो इंडियन कास्ट सिस्टम को जरूर लाके उसका मजाक उड़ाएंगे, गाय को लेकर उसका मजाक उड़ाएंगे। इंडियन कल्चर पे ये जो है अटैक करना कभी नहीं भूलते। तो ये अगर हो जाए ना, चाइना अच्छा, इंडिया का, ये डील राइट। जबरदस्त। अभी जो नेटो प्लस का ऑफर आया था, हाँ, उसके बाद से तो ऐसा लग रहा था कि चाइना डरा हुआ है। चाइना का जो स्टेटमेंट था कि इंडिया संभल के देख के काम करे, ये वो, उससे तो लग रहा था कि चाइना डरा हुआ था कि कहीं नेटो प्लस के साथ चला गया तो हमारा क्या होगा। क्या इंडिया और अमेरिका, मैं इसे दोस्ती ही बोलूंगा, बोनहोमी ही बोलूंगा, और अलाइज तो नहीं है इस समय, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट हमारी गवर्नमेंट उसे अलाई नहीं बोलती, तो मैं कैसे बोलूंगा। क्या ये दोस्ती का कोई इम्पैक्ट चाइना पे है, या चाइना कितना डरा हुआ है इससे? इंडिया ने हमेशा से अमेरिका को कहा कि हम आपके अलाई वलाई नहीं बनेंगे। अलाई का मतलब होता है जूनियर पार्टनर। इंडिया ऑलवेज हैज क्लेम कि भाई पार्टनरशिप की बात करें, इक्वलिटी की बात करें, ये कि हम आपके अलाई हैं और आप हमको बता रहे हो कि दुनिया में गवर्नेंस कैसे होती है, वो सब वी हैव नेवर एक्सेप्टेड दैट एंड वी वुड नेवर एक्सेप्ट दैट। सो वी वुड नेवर बी अलाई। आपको पार्टनरशिप करनी है, क्वाड कर लीजिए, आपको पार्टनरशिप करनी है, I2U2 कर लीजिए, आपको पार्टनरशिप करनी है, और भी 50 फोरम है, आप वहां कर लें, बट टू consider India an ally, that will not be India's cup of tea. अब रही बात की ये जो NATO प्लस का इन्होंने वो दिया है, ऑफर दिया है, NATO has always been a destructive ऑर्गेनाइजेशन। मूलतः ये यूरोपियन इंटरेस्ट के लिए बनाई गई है और वर्ल्ड वॉर, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, NATO जो है वो आर्टिकल 52 यूएन चार्टर में एक ये व्यवस्था दी गई है कि रीजनल एग्रीमेंट्स अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल जब तक इफेक्टिव नहीं होती है तब तक के लिए आप रीजनल अरेंजमेंट्स बना करके फोर्स को, अगर आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है तो आप उसको डील कर सकते हैं। ये रीजनल अरेंजमेंट्स में आर्टिकल 52 का उपयोग करते हुए NATO फोर्स में आई, और कोई भी उस तरीके का फोर्स नहीं आया, ना तो एशिया में आया, ना तो अफ्रीका में आया। NATO simply bypasses Security Council, or sometimes it uses Security Council, but Security Council के पास ना तो हथियार है, ना तो सेना है, ना तो पैसा है, तो वो इफेक्टिव नहीं है। आज की डेट में NATO सिक्योरिटी काउंसिल है, हालांकि बहुत से काम NATO ने सिक्योरिटी काउंसिल के परमिशन के बिना भी किए हैं। बहुत जगह पे NATO जो है वो एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स का काम किया, जैसे आप देख लें अफगानिस्तान में NATO फोर्सेज रहीं, उसके बाद और भी जगह पे NATO फोर्सेज रहीं। जब भी यूज ऑफ फोर्स करना होता है तो ये एक कलेक्टिव यूरोपियन पावर्स आते हैं, बम बरसाते हैं और चले जाते हैं। हालांकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूरोप ने NATO को इस तरीके के मिशंस पे भेजना बंद कर दिया था, या पार्टिसिपेशन बंद कर दी थी।
तो ये मैं तो बहुत अच्छा डिसीजन मानता हूँ कि नेटो में नहीं जाने का, क्योंकि पाकिस्तान नेटो में जाके देख चुका है। आप ज़बरदस्ती अमेरिकन कन्फ्रंटेशंस का शिकार बनेंगे। आप अगर नेटो के मेंबर हैं, तो फिर आपको नेटो की फीस पे करनी पड़ेगी, नेटो में अपने आर्म्स एंड एम्यूनेशन और अपने लोगों को देना पड़ेगा, नेटो के मिशन पे अपने आदमियों को भेजना पड़ेगा। जो ऐसे मिशन होंगे जिसका कि इंडिया से कोई लेना-देना नहीं होगा। इंडिया कभी अफ़गानिस्तान में वॉर नहीं करता। अगर वॉर ऑन टेरर व्हिच इफेक्टिवली वाज वॉर ऑन जिहाद, तो इंडिया अगर उसको अपना अपना वॉर बना दे, फिर ये कल को इराक में मारेंगे बम, फिर ये कल को पूरा मिडिल ईस्ट में बम मारेंगे, हम कहाँ-कहाँ जाएँगे उनके साथ बम मारने में? हमारा तो कोई लेना-देना नहीं है। तो व्हाई शुड वी मेक अमेरिकाज़ डिस्प्यूट एज़ आवर डिस्प्यूट? व्हाई शुड वी मेक अमेरिकाज़ कॉन्फ्लिक्ट एज़ आवर कॉन्फ्लिक्ट? हम भई अपनी दुनिया में, हम पिछले पचासों हज़ार साल से हमारी एक्जिस्टेंस है। हमने दुनिया को कन्फ्रंटेशन, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से कभी नहीं देखा, ना जीता, ना हम जीतने की कोशिश करते हैं। हम अपनी फोर्सेस ज़रूर रखेंगे ताकि कोई हमारे ऊपर इस तरीके की नज़र न बनाए, लेकिन ये है कि हम ज़बरदस्ती दूसरों के पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स में जाके अपनी टाँग फँसा दें, उनके वॉर को अपना वॉर बना लें, ये तो कोई भी विद्वता की बात नहीं है। तो आई वुड से कि बहुत अच्छा डिसीजन है ये नेटो प्लस का ऑफर, इट्स यूज़लेस ऑफर। अगर कोई ज़रूरत होगी तो हम सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर के मदद माँग लेंगे, मदद ले लेंगे। नहीं तो क्वाड में भी हम चाहते तो उसको मिलिटराइज़ेशन कर सकते थे। जब क्वाड का मिलिटराइज़ेशन नहीं किया, तो नेटो प्लस तो कहीं से भी कोई एक मीनिंगफुल ऑफर नहीं मतलब लगता। मतलब नहीं होता, राइट। अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे बात हो रही थी, तो आप बोल रहे थे कि ये जो तेल आ रहा है पाकिस्तान में, ये बिल्कुल यूजलेस तेल है। मतलब यूजलेस तेल, उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये बात तो मुझे पता थी कि वो उतना सस्ता तो नहीं है जितना सस्ता इंडिया को मिल रहा है, लेकिन फिर भी एक तो ये इंफीरियर क्वालिटी का कैसे है, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर मोदी का तो कोई सानी ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी तो इतना सस्ता लेके आया है कि कोई उसको कैश नहीं कर सकता। ये तेल, ये यूजलेस क्यों है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के डील से और इस डील को तो आप तोड़ नहीं सकते, क्योंकि अब पाकिस्तान किसी भी तरीके से इनिशिएटर नहीं है इस डील का। इंडिया तो तब गया जब अमेरिका ने कहा था कि इनके साथ कोई भी डील करेगा तो वो वेस्ट के अगेंस्ट में होगा। यूरोप ने कहा जो भी इनके साथ डील करेगा वो हमारे अगेंस्ट में होगा। मोदी जी उसके बाद भी उसके साथ उनके साथ डील किया। मोदी जी ने इतनी टफ परिस्थिति में रशिया को इस वॉर को सस्टेन करने के एटलीस्ट मॉरली तो लायक बना दिया ना, क्योंकि वो जो उनके जो वो हैं लापोर्व जो हैं, वो सारी दुनिया में जाके ये कहते हैं कि आपने हमें कहा था कि हम आपको तनहा कर देंगे, हम आपको सिंगल आउट कर देंगे, या जिसे कहते हैं ना, हम आपको द वर्ल्ड विल शन यू। ऐसा तो नहीं हुआ। हमारे साथ तो चाइना खड़ा हो गया, हमारे तो इंडिया खड़ा हो गया। क्या इंडिया चाइना को आप दुनिया नहीं मानते? आज तो साउथ अफ्रीका के एक लीडर का बयान चल रहा है कि भाई हम तो पुतिन का स्वागत नहीं करेंगे, बल्कि पुतिन को हथियार भी देंगे। तो वेस्ट जो है बहुत तेजी से ये जो सैंक्शंस की राजनीति थी वो उनकी ब्लंट आउट हो रही है। लोग पीपल आर कॉलिंग फॉर इट लेफ्ट राइट एंड सेंटर कि हम इस चाल में नहीं फंसने वाले हैं आपके कि जो आप रशिया को डिमोनाइज करते हो। लेकिन मोदी जी ने रशिया के साथ तब दिया जब उनके ऊपर इतना प्रेशर था, वर्ल्ड प्रेशर, वो खड़े हो गए। और रशिया ने उनको ऑफर किया कि हम आपको देंगे अगर आप हमसे तेल खरीदेंगे। मोदी जी ने कहा हम आपसे खरीदेंगे। पाकिस्तान तो फॉलो कर रहा है। और पाकिस्तान क्या ले रहा है? पाकिस्तान का डेली नीड है 1,54,000 बैरल पर डे ऑयल की उनको नीड होती है। वो मेजर उनका जो ऑयल आता है दादा, वो आता है सऊदी अरेबिया से और यूएई से। और यूएई और सऊदी अरेबिया से वो $80 पर बैरल के हिसाब से वो खरीदते हैं। अब आप ये सोचिए कि इनकी जो नीड है पाकिस्तान की, इनकी मेन नीड होती है डीजल की, और दूसरी नीड होती है फर्नेस ऑयल की। फर्नेस ऑयल जो 15% इनका यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। ये जो ऑयल मंगवा रहे हैं सऊदिया की जगह रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पे, 1,54,000 बैरल पर डे की जरूरत है। 1,00,000 बैरल तो इन्होंने मंगवा लिया। अब ये तो पहली खेप है, लास्ट खेप है, या इसके बाद और कितनी खेप आएगी हम नहीं जानते हैं। प्राइस इसकी क्या है कोई नहीं जानता, क्योंकि अगर ये प्राइस जो G7 ने सैंक्शन लगाया है कि उस प्राइस से हमेशा नीचे होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं जाएगी, तो वो प्राइस को वो मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज वो यूएस सैंक्शन के दायरे में आ जाएंगे या यूरोप के सैंक्शन के दायरे में आ जाएंगे। ये भी नहीं पता कि उसकी ये किस प्राइस पे ये कर रहे हैं, कितने बार के लिए करेंगे ये भी नहीं पता है। ये इतना अच्छा, रशिया नहीं चाहता कि डॉलर में पेमेंट हो। ये इनके लिए गुड न्यूज तो है कि ये इनको डॉलर की जो अभी कमी है
और रशिया ये चाहता है कि भाई डॉलर में हम पेमेंट नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो भी डॉलर को डिस्करेज कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि डॉलर की जगह ये कौन सी करेंसी देंगे, और उस करेंसी की अवेलेबिलिटी है इनके पास, क्योंकि वो करेंसी ऐसी होनी चाहिए कि रशिया या तो उसको यूज कर सके, या तो कोई उससे गुड्स अगर ले रहा है तो रशिया उसको उस करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सके। तो बात हो रही है कि शायद रियाल में होने की बात करिए, क्योंकि रियाल में रशिया के साथ ट्रेड हो जाएगा, या एक दो और करेंसी की बात चल रही है। इतना आसान नहीं होगा इनके लिए, क्योंकि ये भले इंटरनल कंजम्पशन तो इनको मिल जाएगा, क्योंकि ये अपने जाकर के लोकल जो इनका कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको ये बता देंगे कि अगर ये हकीकी आजादी की बात कर रहे थे, अगर रशिया से तेल लेना हकीकी आजादी था, वो तो हम लेके आ गए, तो फिर इमरान खान के पास क्या मॉरल फेस बचा है अभी भी हकीकी आजादी की बात करना। तो ये भी ये बेचेंगे कि अगर हकीकी आजादी में तुमने आर्मी को इतना डिमोनाइज किया कि आर्मी अमेरिका से इंस्ट्रक्शन लेती है, हमने तो आर्मी के सपोर्ट से ये तेल मंगवा लिया, तो अब तो आपका ये सारा का सारा जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो तो फॉल फ्लैट हो गया ना। तो ये एक तरीके से मुझे लगता है, एक तरीके से ये एक कार्व्ड आउट सिचुएशन है, जिसमें कि इन्होंने इमरान खान को ब्लंट आउट करने के लिए ये सिचुएशन किया है। अब ये भी है कि ये ऑयल तो क्रूड ऑयल आया है, इसको रिफाइन करने के लिए इनके पास पाकिस्तान अरब रिफाइनरी की बात है कि वो करेगी। अभी इनका कोई पाकिस्तान रिफाइनरी कमेटी है, वो उसको करेगा, हालांकि उसका कॉस्ट इतना ज्यादा पड़ेगा कि ये उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आप एक बात और नोटिस कीजिए कि सऊदिया से और यूएई से जो तेल मंगाते हैं वो मुश्किल से 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उतनी ही लगती है। लेकिन ये जो रशिया से मंगा रहे हैं, इनके और उनके बीच का डिस्टेंस 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो आप सोच लीजिए जो कॉस्ट है वो अगर 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लें, सऊदिया से मंगाने पे इनको लग रहा है, तो वो ऑलमोस्ट आपका मतलब कितना हो गया, 4 गुना हो गया, 4 टाइम्स उसकी कॉस्ट हो जाएगी। मतलब ये तो आपको देना ही पड़ेगा जो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, प्लस इंश्योरेंस लगता है और भी चीजें लगती हैं, तो इतना आसान डील नहीं होगा। ये डील जियो स्ट्रेटेजिक ना होके ये लोकल कंजम्पशन के लिए है, सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि इनके पास लोकल उस तरीके का फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। और ये चूंकि बार्टर भी नहीं कर सकते क्योंकि रशिया इनसे कुछ लेता नहीं है, तो करेंसी इनको एक ऐसी जुगाड़ करनी पड़ेगी जो करेंसी चाइना लेने को तैयार, रशिया लेने को तैयार हो। अब वो दो ही करेंसी हो सकती है, या तो युआन हो और या तो वो दिनार हो। अब युआन वो कितना अफोर्ड कर पाएंगे और कितना चाइना इनको देना चाहेगा, और चाइना अगर इनको युआन देगा तो उसके बदले में इनसे लेगा क्या, वो ये देखने की बात होगी, बिकॉज चाइनीज नेवर डू अ डील विदाउट अ बेनिफिट इन इट। तो बहुत से चैलेंजेस हैं इस डील के। आई डोंट थिंक इट्स ये वेस्ट को नाराज करके, अगर आपने मान लीजिए कुछ 40-50 बिलियन डॉलर बचा भी लिए और वेस्ट की आपने नाराजगी मोल ले ली, आप कितना दिन चल पाए? आपकी बजट का जो अभी आया है 0.29% से आप ग्रो किए हो, 38% की इन्फ्लेशन है, ये सिर्फ तेल के कंजम्पशन से तो नहीं होगी। मान लीजिए 10-15% इकोनॉमी का अगर असर पड़ भी गया, आपके सारे जो इंपोर्ट का जो रेमिटेंस के अलावा जो अगर कोई डॉलर आता है आपका, वो तो जीएसपी में आता है, जो कि उसमें क्या नाम है, WTO एग्रीमेंट के अंदर में जो डेवलपिंग कंट्री होती है उसके लिए जो डेवलप कंट्री होते हैं कुछ स्पेशल प्रोविजन रखते हैं। उस स्पेशल प्रोविजन के तहत ये विदाउट टैरिफ प्रोडक्ट बेचते हैं वहां पे। अगर वो सब वेस्ट बंद कर दिए तो इनकी जो रेमिटेंसेस के अलावा जो पैसा है उस तो आने का सब बंद हो जाएगा। रशिया में क्या बेच पाएंगे? ये रशिया से सिर्फ क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं या तो वेपनरी खरीद सकते हैं, इसके अलावा रशिया को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इंडिया इसलिए रशिया से खड़ा हो रहा है क्योंकि रशिया ने हमेशा साथ दिया है। इंडिया ने अब रशिया से ऑयल खरीद के अपने बाकी मार्केट बंद नहीं किए हैं, क्योंकि सारी दुनिया को यह पता है कि इंडिया खरीदता भी है और इंडिया बेचता भी है। इंडिया को आप नाराज करके अपनी इकोनॉमी को नहीं डुबा सकते। पाकिस्तान के साथ ये केस नहीं है। पाकिस्तान इज एन आउट एंड आउट कंज्यूमर कंट्री। इट हैज नथिंग टू ऑफर टू द वर्ल्ड। इट इज डिपेंडेंट ऑन द चैरिटी ऑफ द वर्ल्ड। आप चैरिटी पे डिपेंडेंट हो ग्लोबल पावर्स की। वो अगर जीएसपी का स्टेटस हटा लें, आपके सारे जो एक्सपोर्ट है वो जीरो हो जाएंगे। तो कितना आप बचा लोगे ये ऑयल इंपोर्ट करके? उसमें आपको वेस्ट आपको कई बार 10 रुपए का नुकसान के लिए 90 रुपए का फायदा देखना पड़ता है। वेस्ट आपके लिए बहुत कुछ करता है। आपकी सैलरी की सारी जो ये है क्या नाम है वेपनरी है वो वेस्ट से है। सब कुछ चेंज करके आप ले आओगे चाइना से और उससे, और वेस्ट की दुश्मनी मोल ले लोगे आप। इट विल नॉट बी दैट। ये इंटरनल कंजम्पशन के लिए है, ये सस्टेनेबल है ही नहीं है ये ऑयल। और ये मैं बात बता दूं, ये न्यूज आज इनके इसमें छपी है, मैंने इसको अप्रैल 2023 में ही पढ़ा था कि डील इनकी फाइनल हो चुकी थी।
और डिलीवरी ड्यू थी इनकी मई के मिड में, हालाँकि आते-आते इनको जून का फर्स्ट वीक ओवर हो गया। तो मुझे इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं दिखता। ठीक है, इमरान खान विल बी ब्लंटेड आउट कि हकीकी आज़ादी तो वो तो बोल देंगे यही हकीकी आज़ादी थी ना कि तुम तो बोलते थे कि वो अलाई है अमेरिका का पर तेल ले रहा रशिया से, देखो हमने भी ले लिया, मलाई अमेरिका के, तेल ले लिया रशिया से, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस पे। अब क्या बोलना है तुम्हारा? सो इमरान खान विल राइट, बी राइट। ये थे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, जो कि एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में, बता रहे थे कि पाकिस्तान को सस्ता तेल जो मिला है वो एक्चुअल में सस्ता नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकल तेल है जो कि इमरान खान का पॉलिटिकल फ्यूचर खत्म कर सकता है। थैंक्स अलॉट अभिषेक जी फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्ते दादा, जय हिंद।